हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और मैं आ गया हूं फिर से लाइव। क्या हाल चाल, कैसे हो। चैट सेक्शन में मुझे बहुत सारे बच्चे अभी दिख रहे हैं। पहले आज का मैं अपना टॉपिक बता देता हूं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। ओवरऑल मेन टॉपिक हमारा है एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन उसके अलावा लास्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर मास पर काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। उसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं आज मैं वो भी सिखाऊंगा। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरी के साथ। सो आज बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ अकेला टॉपिक नहीं है। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 3 और मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिसिन चैनल पे। हमने फाड़ दी, हमारा रिजल्ट इतना औसम आया। जेई एडवांस का रिजल्ट, हमारा नीट का रिजल्ट भी बहुत औसम है, लेकिन हमने उसको पब्लिसाइज नहीं किया। अदरवाइज बहुत सारे नीट के बच्चे हैं, जिसमें हमारा एक स्टूडेंट है जिसने 653 मार्क्स गेन किए, 653 आउट ऑफ 720। सो कौन कहता है ऑनलाइन से नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, होता है। दिखाओ लोगों को कि भैया कोटा जाके अपनी फिजिकल क्लासेस करके इतना पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यूट्यूब में पढ़ के बैठ सकते हैं, यहां पर भी पढ़ सकते हैं। जेई एडवांस में हमने फोड़ दिया, नंबर 1 रैंक बनाया है कैटेगरी के अंदर, एंड दैट्स रियली ऑसम। ठीक है, और वो आप लोगों के यकीन की वजह से हो पाया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और इसी तरह से यकीन बरकरार रखिए। हम लोग अगले साल फोड़ देने वाले हैं, हमारे साथ रहिए। 2020-2021 का जो ऑल इंडिया टॉपर होगा वो ऑनलाइन होगा, वेदांतु चैनल से होगा। ठीक है, सो चलो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, वो भी करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं तो आप चैट सेक्शन में हाई जरूर लिखिएगा। चलो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से यहां पर लोग हैं। एक है सोनम, दीपांशी, विकी, ब्यूटी, तुषार और नुपुर, और यहां पर ओ माय गॉड चिराग, सौम्या। वाओ वाओ, सो मच स्टूडेंट वी हैव। इतने तो कोटा की क्लासेस में नहीं बैठे होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो चलो इसी प्यार की बदौलत हम लोग आपके सामने डेली आ जाते हैं। ठीक है, सो चलो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेडिसी केमिस्ट्री चैनल पे, और अब ये तो केमिस्ट्री रही नहीं, अब तो आपको बायो और फिजिक्स भी मिलता है। सो मेडिसी वेदांतु चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इसमें आप लोगों को गौरव सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। इनफैक्ट कई लोग पूछ रहे थे कि फिजिक्स कब तक होगा, तो बेटा हम लोग 12th भी मंडे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट केमिस्ट्री तो शुरू भी हो गया है। वानी मैम आपको बायो पढ़ाएंगी और ऑब्वियसली मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो ये है ट्रायो, जिसके थ्रू आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को, अभी भी कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। देखो एक बात याद रखो, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं बच्चों, हम आपसे कुछ साल भर फीस नहीं लेंगे, आपको फ्री में पढ़ाएंगे। जैसा मैंने पहले भी फ्री में पढ़ाया था, जिंदगी भर इस चैनल पे आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन आपसे सिर्फ 2-3 कमिटमेंट चाहिए कि आप एक तो मेडिसी वेदांतु चैनल को, अभी जो मेडिकल चैनल है आप लोग के लिए डेडिकेटेड, उसको सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे वीडियोस को, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और ये मैसेज मैंने हमेशा कहा, हम रहें ना रहें, हमारी आवाज जिंदा रहनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बोलता हूं, इस आवाज को इतनी दूर तक फैलाओ, शेयर करो, ताकि कोटा वाले हिल जाएं, इंडस्ट्री बोले बहुत हो गया फीस और अब हम यहां पर ऑनलाइन फ्री में पढ़ेंगे। चलो सो फाइनली सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन एज वेल। चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा उसको मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, छोटा सा समरी दे रहा हूं आपको। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया आप लोग याद करिए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि आपके पास जो एएमयू का कॉन्सेप्ट था वो क्या था। हमने ऐसा माना था कि वेट ऑफ C12 एटम, इसका जो भी वेट है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 12 AMU। यस और नो, हमने बोला था C12 एटम का जितना भी मास है वो 12 AMU के बराबर है। तो फाइनली 1 AMU किसके बराबर आया? सो फाइनली 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12th पार्ट ऑफ वेट ऑफ C12 एटम। याद कर लो सब लोग, यस और नो। और आपको ये भी पता होना चाहिए वेट ऑफ C12 एटम कितना होता है, ये भी डेटा पता होना चाहिए, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना? हाँ या ना में जवाब देते रहना और याद कर लो, यही होता है। अगर मैं वो डेटा रख दूं तो 1 AMU किसके बराबर आया था मेरे प्यारे बच्चों? दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद है ना? सो ये डेटा आपको याद रखना है, मैं लिख लिख के बता रहा हूं।
सबको पता है ना? याद है, हमें पता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। सो फाइनली याद कर लो। और या फिर हम लोग बोले कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन NA ग्राम। नाउ व्हाट इज NA? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। नीचे लिख देता हूं, NA एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में करी थी, ये रिवाइज भी हो गया, सबको समझ में आ गया। ये समरी है और सबको याद होनी चाहिए। किस किस को याद है? होमवर्क दिया था, यहां पर लिखो कि सर मुझे याद था, लिखो यस और नो। किस किस को पता था मेरे प्यारे बच्चों? लिखो 1U 1 एटम के बराबर होता है, बहुत बढ़िया, लक्षित ने यहां पर बोला। और 1 ग्राम पर मोल 1 मोल एटम के बराबर होता है, बहुत ही बढ़िया। सो यहां पर सब लोगों ने हाँ लिखी है, यस और नो में आंसर देते रहिएगा। और लास्ट टाइम पे हम लोग मोलिकुलर मास पर भी थे, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो चलो फाइनली हमने रिवाइज कर लिया। नाउ दिस इज द डेटा, यू हैव टू मग अप और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनली यही डेटा है जो मैंने अभी लिख दिया था, ठीक है। दिस इज द समरी ऑफ लास्ट लेक्चर। जो मैंने लिखा, C2 एटम का मास ये होता है जो 12 AMU के बराबर होता है, 1 मोल इतने के बराबर होता है, 1 AMU इतने के बराबर होता है, और 1 AMU 1 अपॉन Na के बराबर होता है, मैं पहले बता चुका हूं। चलो सो फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को चेक करना है। चलो सो आप सब लोग आंसर दोगे ना? यस, बहुत बढ़िया। सो चलो यहां पर हमारा क्विज सेक्शन है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक निकालना सिखा दिया था। हमको यहां पर इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिखने हैं। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले कौन कौन बताएगा मेरे प्यारे बच्चों में कि यहां पर सबसे पहले आपको किसका आंसर देना है कि यहां पर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है ना, ये लिखना है। बहुत बच्चों ने लिख भी दिया है, आपको याद होना चाहिए 98, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके यूं हैं कि अगर आप यू लिख दोगे तो वो एक मॉलिक्यूल के लिए होगा, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। और अगर आप ग्राम पर मोल लिख दोगे तो वो किसके लिए होगा? ऑब्वियसली किसके लिए होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए होगा। ये मैं आपको लास्ट टाइम पे बता चुका हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए होगा। सबको क्लियर है? 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए होगा। और एक और बात, अब आप कहेंगे सर इसको याद क्यों करा रहे हो? तो बेटा याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए टाइम खराब करना पड़ता है। इसकी बजाय अगर आपको सीधे मगअप है, सो दैट विल हेल्प यू लॉट। और निकालना तो बड़ा आसान है, 2 हाइड्रोजन तो कितना हो गया? 2 उसका हो गया। सल्फर का 32 होता है, 32 और 2 34, और यहां पर ऑक्सीजन का 16 64, 64 और 34 कितना होता है? 98। निकाल तो हम सकते हैं, लेकिन जिसको याद होगा विनर वही होगा, क्योंकि निकालने के लिए टाइम चाहिए और टाइम खराब करोगे पेपर में तो आपका पेपर रह जाएगा। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट हमारे पास है HCl, बहुत आसान है। Cl का 35.5 एंड दिस ये हो गया 36.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने लिख भी दिया है, जो लगातार लिख रहे हैं वो लिखते जाओ, चैट सेक्शन में देख भी रहा हूं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास HNO3 63 ग्राम पर मोल, या 63U इसका होता है, चाहो तो निकाल के देख लो। दैट्स रियली वेरी इजी। नाइट्रोजन का 14 और 1 15, और ये हो गया 16 48 48 और 15 63, ये आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ पांचवें में H2CO3, ब्रिलियंट, H2CO3। तो यहां पर ये जो H2CO3 है उसका निकालो सब लोग। तो देखो यहां पर 48 और 60 2 62 62 H2CO3। H2CO3 का कितना होता है? देखो यहां पर 16 32 16 3 48 48 और 12 60 60 और 2 62 62। तो ये बहुत आसान है, ये आपको पता होना चाहिए वैसे 62, बहुत लोगों ने लिख भी दिया है, बहुत है बढ़िया। तो पांचवी बात, छठे नंबर आ जाओ, H3PO3 H3PO4। अब हमारे पास है, हमारे पास फोस्फोरिक एसिड H3PO4, उसका कितना होता है? H3PO4 लिखो सब लोग, H3PO4, आई वॉन्ट H3PO4 बेटा, H3PO4 ये बहुत बार पूछा जाता है, कितने लोग बताएंगे? 98, बहुत बढ़िया। जो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है वो फोस्फोरिक एसिड का भी होता है, 98, बहुत ही ब्रिलियंट। जो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है फोस्फोरिक एसिड का भी वही होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है फोस्फोरिक एसिड का भी वही होता है, याद होना चाहिए। उसके बाद हमको दिया NaOH, 7 नंबर पर NaOH मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 40, ये तो याद होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23 23 और 1 24 और 16 40,
बहुत लोगों ने लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया। सो ये टेबल हमने पूरी कर ली, ये आपको याद होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है कि अगली बार हमें निकालना नहीं पड़े, हमें याद होना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। प्रॉमिस करो कि सर हम पक्का याद करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस करो यस सर ये टेबल हमें याद होगी। चैट में जरूर लिखो ईमानदारी से। अब आ जाओ यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर आ जाओ। तो देखो यहां पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो 16 और एक 17, 17 को डबल करोगे तो 34, 34 और यहां पर कैल्शियम होता है 40, तो कितना हो गया 74। बहुत आसान है, तो आपको पता होना चाहिए इसका 74 होता है। NaCl का तो सबको पता है, ये 23 और 35.5, ये कितना होगा 58.5, ये पता होना चाहिए 58.5। बहुत बढ़िया। यहां पर Na2CO3, तो देखो CO3 का पक्का है 60 और ये कितना होगा 46, तो 106 हो गया। बहुत आसान है 106, याद होना चाहिए। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 106, सबको समझ में आता है 106, लिखते जाओ याद होता जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है, निकाल के देख लो कैसे, क्योंकि CO3 का 60 होता है, याद कर लो। CO3 मतलब 60। अब अगर CO3 का 60 है तो Ca का 40 जोड़ दो, 100 हो गया। अब आ जाओ यहां पर CaCl2, देखो 35, 35.5 और ये 2 है, तो वो कितना हो गया 71, 71 एंड 40 दैट इज 111, नेल्सन नंबर। 111 को क्या बोलते हैं, नेल्सन नंबर बोलते हैं ना क्रिकेट में, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, 111 आती नेल्सन नंबर, और वहां पर किसी के आउट होने की रहती है। ज्यादातर लोग 111 पे आउट हो जाते हैं, या तो पूरे टीम का टोटल 111 हो तो आउट हो जाएंगे, या खुद का है टोटल 111 हो तो खुशी से आउट हो जाते हैं, पता नहीं क्यों पर आउट हो जाते हैं। 111 लिख दिया लोगों ने। नीचे आ जाओ मैग्नीशियम, तो देखो कार्बोनेट का 60 और 24 कितना हो गया 84। बहुत आसान है, याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 60 और 24 कितना हो गया 84। तो ये हमारी टेबल हो गई, ये वाली भी, और सबको ईमानदारी से याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, बहुत है बढ़िया, लो स्क्रीनशॉट। और ये याद होनी चाहिए, बात निकालने की नहीं है, बात निकालने की नहीं है, बात याद होने की है। अपने से कमिटमेंट करो कि मैं याद करके रखूंगा ताकि मेरा टाइम बचे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो हमने 7 और 7 14 कर लिए। अब हम चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ये वाला, ये कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग शुरू हो जाओ अगले कंपाउंड के लिए, आंसर निकालो सब लोग। देखिए कितने लोग निकालते हैं। यहां पर सबसे पहले सुक्रोज, फिर उसके बाद ग्लूकोज, यूरिया, एसिटिक एसिड, और इनका भी बहुत लोगों को याद नहीं होता है और याद होना चाहिए। सबसे पहले सुक्रोज है, शुगर के लिए लिखो कितना होता है। सब लोगों को मैं देखना चाहता हूं कि सुक्रोज है टेबल शुगर के लिए, बहुत बढ़िया 342 फरीन ने सबसे पहले लिखा है। सो दिस इज 342। अब देखो बताओ, अब जरा कल को आप बैठ के C12H22O11 का निकालने बैठोगे तो टाइम खर्च होगा ना, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए दैट इज 342 ग्राम पर मोल, इजंट इट। सो 342 बेटा, 346 नहीं होगा, सही कर लो उसका, कई बीच में से किसी ने लिखा है 346, दैट इज 342, 342 होता है, ठीक है। और ये याद होना चाहिए, निकालना तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे इसको, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 16, टोटल कर लो सबका, ये आएगा 342। क्लियर है सब लोगों को, बल्ले बल्ले क्या बात है, वेरी गुड। सो फाइनली अब आते हैं हम लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज C6H12O6, सबको पता है ये तो, C6H12O6। और अगर आप उसको निकालने बैठोगे तो आएगा 180। तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया, सबको समझ में आता है। 180 बहुत लोगों को पता भी है। अब चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अब आते हैं यूरिया और एसिटिक एसिड, तो बहुत आसान है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, इसका निकाल लो 60 आएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है, निकाल लो, देखो 2 नाइट्रोजन है, 14 नहीं 28, 28 2 30 और 32, 32 और उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन का और जोड़ लो, तो ओवरऑल यहां पर कितना आएगा 60, इन दोनों का 28, तो 16 60 हो गया। बहुत बढ़िया। लास्ट एसिडिक एसिड, इसका भी कितना है 60, ये लो। सो फाइनली हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये पता है इंपोर्टेंट ये नहीं है कि निकालोगे, इंपोर्टेंट ये याद होने चाहिए। कल को बोले शुगर 342, समझ में आता है। कल को बोले एसिडिक एसिड 60, कल को बोले यूरिया 60, कल को बोले ग्लूकोज 180, कल को बोले Na2CO3, तो तुरंत पता होना चाहिए 106 सर, MgCO3 84 सर, समझ में आता है। इस तरह से तुरंत याद होना चाहिए, तुम्हारा टाइम बचेगा। क्लियर होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे हमारा ये खत्म हो चुका है। दैट्स रियली ब्रिलियंट, आपने मॉलिक्यूलर मास का कर लिया। अब हम चलते हैं
आगे के टॉपिक पे। तो यहां पर इसको क्रॉस कर रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज उलाला नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। आई एम सो सॉरी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर में हंसा दिया जाए ताकि एकदम मस्त मजे से हंसो। और टॉपिक का somebody is dancing right now as well। नूपुर यहां पर इमोजी सेंड कर रही है। सो फाइनली द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कांसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। यो बॉडी, आर यू रेडी? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग उसका लॉजिक समझते हैं और एवरेज एटॉमिक मास का फिर आपको डेफिनेशन बताऊंगा। या मजा आया ना देख के, है ना? या ही इज एंजॉयिंग एंड यू हैव टू एंजॉय विद हिम। हु इज ही? वी डोंट नो। ब्रिलियंट। चलो, सो हमारा अब है एवरेज एटॉमिक मास। सीन क्या है देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। और फाइनली अगर आपको समझ में आ गए तो सब लोग अपनी टेबल पे खड़े होके ऐसे ही डांस करना है, इजंट इट? ऐसे ही। चलो चलो। सो अब पहले लॉजिक समझते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का लॉजिक क्या होता है? सबसे पहले तो एवरेज एटॉमिक मास, बेटा एवरेज एटॉमिक मास लगता है ऐसे एटम के ऊपर जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। सो फाइनली एवरेज एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किनके ऊपर लगता है? जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, जिनके आइसोटॉप्स यानी कि भाई बहन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो सवाल सबसे ये है कि बताओ आइसोटॉप्स होते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स का मतलब जिनका Z क्या होता है? सेम। Z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। वी ऑल नो Z इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ऐसे स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। यानी कि A की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट। ठीक है, सो ये आपको पता ही है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। बहुत बच्चों को पता है ये बात, बहुत बढ़िया। अब ना एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट लगता था आइसोटॉप पे, लगता था। शुरू में ज्यादातर एटम के आइसोटॉप अवेलेबल नहीं थे, तब हम मास कैसे निकालते थे जरा चेक करो। जैसे कि यहां पर कार्बन एटम की बात करते हैं। सो ये जो कार्बन एटम है ना, इनिशियली उसके आइसोटॉप प्रेजेंट नहीं थे। जब थे तो कैसे निकालेंगे तो मैं बताता हूं। तो जब नहीं थे तब ये अकेला था, और जब ये अकेला था तो उसका एक्चुअल में ओवरऑल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था? C12। ध्यान से समझना, कार्बन के ऊपर 12 लगा रहता था। 12 मतलब उसका ये मास होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? एटॉमिक मास। सबको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 लेते हैं। कैसे लेते हैं? रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि ये उस केस में, आप लोग ध्यान से समझिएगा, उस केस में हम लोग एटॉमिक मास कैसे निकालते थे? लुक एट इट। सबको यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी एटम में प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है। ये तो जानते हो, मैंने बहुत बार पढ़ाया है। किस किस को पता है? किसी भी एटम में प्रोटॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 1। लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना होता है? 0। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दो तो मास पे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब लोग ध्यान से देखो। बताओ कि Na का एटॉमिक मास कितना? तुरंत बोलोगे 23। Na का एटॉमिक मास कितना? तुरंत बोलोगे आप 23। और अगर मैं बोलूं कि यहां पर बताओ Na प्लस का एटॉमिक मास कितना? Na प्लस का मास कितना? अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। Na प्लस कैसे बना? Na प्लस कैसे बना? क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तब भी आप क्या बोलोगे? 23। क्यों? ऐसा क्यों? आपने तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर आपने मास क्यों नहीं घटाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास केमिस्ट्री में 0 होता है। कैसे होता है? मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत बार बता चुका हूं। नहीं है तो हम लोग अगली बार ये चैप्टर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आप लोग सब याद कर लो इस चीज को, ब्लंटली याद करो इस चीज को कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है। इसको मैंने कई बच्चों को ऐसे भी याद कराता हूं। मान लो आप नहाने गए, ठीक है, सुबह सुबह नहाते तो होगे, गर्मियों के दिन है, नहाते हैं सब लोग। कौन कौन नहाता है? ईमानदारी से बताओ मुझे, कौन कौन नहाता है इधर? यस, गर्मियों में तो कम से कम नहाते होगे। अब जब नहाते हो आप तो आपके बाल गिरते होंगे, सही है? तो आप ये बात बताओ, आप नहाने से पहले मान लो अपना वेट करके गए 70 किलो, जब आप नहा के बाहर आए तो आपके बाल गिरे, मान लो पूरे ये विगी गिर गई आपकी, मान लेते हैं, तो उस केस में ऐसा थोड़ी हो जाता है, मतलब जो बाल गिरते हैं आपके, उस केस में ऐसा थोड़ी होता है कि आपका जो बाहर आए तो आपका वेट घट गया पूरी तरह से, 70 से 60 ही रह गया।
ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का केस भी है। इलेक्ट्रॉन जब भी किसी एटम से बाहर निकलते हैं तो बेसिकली एटम के मास पे नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, ना के बराबर। ऐसी जैसे हमारे बाल झड़ते हैं वैसे वहां से इलेक्ट्रॉन झड़ते हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के एटम से बाहर निकलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम नहाते हैं और हमारे बाल झड़ते हैं तो हमारे मास पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेम लॉजिक लगता है वहां पे। सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। तो अब चलते हैं आगे। भैया सिंपल सी बात हो गई हमारे यहां पर, तो उस केस में मतलब समझो। मतलब यह कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब पूरे एटम में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्या होता है? मास। और वो हमें दिख भी रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का तो 0 होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अगर आपको किसी एटम का मास निकालना है तो आप उसके प्रोटॉन निकाल लो कितने, न्यूट्रॉन निकाल लो कितनी, आपको मास पता लग जाएगा। कार्बन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 6, न्यूट्रॉन होते हैं 6। किसकी बात कर रहा हूं? C12 में। तो मैं इसको हटा रहा हूं, जरा चेक करिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट इट। अब यहां से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो, कार्बन 12 की बात कर रहा हूं। अगर इसमें मैं प्रोटॉन पूछूं तो आप तुरंत कहोगे 6। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। 10वीं क्लास में पढ़े हो बेटा। अब इसको मत बोलना कि हमें पता नहीं है, पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन पता लग गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? दैट इज A माइनस Z। नाउ दिस इज A, दिस इज Z। तो क्या करना है? 12 में से 6 घटा दो, कितने बचे? 6। तो कार्बन के पास प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6 हैं, इसलिए हम बोलते हैं 6 प्लस 6 कितने हो गए? 12। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भैया कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। क्लियर हो गया? इसलिए हम लोग लेते हैं। लेकिन ये कब लिया? जब हमने एक ही एटम को कंसीडर किया। समझ में आता है? हमने इसके आइसोटॉप को कंसीडर नहीं किया। C12 के हिसाब से देखोगे तो मास आएगा 12, लेकिन बाद में पता लगा कि कार्बन के भाई बहन भी होते हैं। भाई बहन का मतलब आइसोटॉप भी होते हैं। कौन कौन से? C14 भी होता है, C13 भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? C13 14 में मास चेंज हो गया। मास चेंज हुआ मतलब न्यूट्रॉन चेंज हो गए, तो इस हिसाब से तो मास अलग होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। लॉजिक समझो। एवरेज एटॉमिक मास कब निकाला जाता है? जब भाई बहन हो प्रेजेंट, जब आइसोटोप प्रेजेंट हो। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। कार्बन का मास हम लोग 12 लेते हैं, लेकिन ये 12 इसका एवरेज एटॉमिक मास नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? चलो मैं आपको निकाल के बताता हूं। देखो अब सब लोग, अब जैसे सर्च आगे बढ़ी, जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, पता लगा कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन के भाई बहन होते हैं। अब मजे की बात यह थी कि साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? उन्होंने पता किया कि भैया यार कार्बन 12, बिल्कुल सही, कार्बन का एक आइसोटोप है C12। वो नेचर में कितना प्रेजेंट है? 99%। उन्होंने नेचर में उसकी अबेंडेंस भी पता की कि कार्बन 12 है, लेकिन नेचर में कितना है? 99%। कार्बन 13 भी प्रेजेंट है, लेकिन नेचर में कितना है? ओनली 1%। जरा ध्यान से देखो, कार्बन 12 99% नेचर में प्रेजेंट है, कार्बन 13 1% नेचर में प्रेजेंट है। उन्होंने नेचुरल उनकी अबेंडेंस चेक करी, उन्होंने इसको भी कंसीडर किया। और अब अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको हमेशा उस एटम की अबेंडेंस नेचुरली चेक करनी पड़ेगी। वो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। दैट इज एक्सपेरिमेंटल, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो फाइनली यहां पर पता लगे कार्बन तो 2 है, कार्बन 12 और कार्बन 13। कार्बन 12 का मास 12 होता है, कार्बन 13 का मास 13 होता है। लेकिन मजे की बात, कार्बन 12 99% है और कार्बन 13 तो 1% है। तो इस केस में एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। सो फाइनली कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास, लुक एट इट, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? विच इज इक्वल्स टू, देखो बहुत आसान है, 12 वाला कितना प्रेजेंट? ये 12 वाला 99% प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, प्लस करो। 12 वाला 99% प्रेजेंट, 13 वाला कितना प्रेजेंट? 1%। डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 100। खत्म। 12 वाला कितना प्रेजेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 13 वाला कितना प्रेजेंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करो 100 से, क्योंकि टोटल अवेलेबिलिटी 99 प्लस 1 यानी कि 100% के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। इतना आसान है। किस किस को समझ में आ गया? चैट सेक्शन में लिखो सब लोग, बताइए यहां पर। हाँ, C14 भी ले सकते हो बेटा, अपन क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने नॉर्मली एक एग्जांपल लिया है।
आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, सो डोंट वरी। C14 भी ले लो, मैंने आपको सिर्फ निकालना सिखा रहा हूं, चिंता मत करो। तो आप ये बताओ मुझे कि किस किस को समझ में आ गया कि आप यहां पर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिखना, जिसको समझ में आ गया वो यस लिखना। अपन क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बच्चों के जैसा खेल है, ठीक है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, इंजेक्शन है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। तो देखो इस तरह से निकाला जाता है। देखो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, आप C14 भी ले सकते हो अगर डेटा में गिवन है तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया। देखो C12 C13 प्रेजेंट है, 12 कितना प्रेजेंट है 99%, तो आप इसको 99/100 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर वही आएगा। 13 इंटू ये 1% है, 1/100 करोगे टोटल आएगा कितना 11.88 एंड 0.13, टोटल आएगा 12.01। तो अगर दो आइसोटोप को काउंट करोगे तो 12.01 आएगा, तीसरा भी काउंट कर लोगे तो थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा बस। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हो। तो मेरा ये भाई वापस आ गया, बोले कि भैया अब तो नाचने का टाइम आ गया क्योंकि फाइनल डेफिनेशन आ गई, हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, आपसे न्यूमेरिकल करेंगे। सो फाइनली ये भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो फाइनल डेफिनेशन चेक कर लो। तो फाइनल डेफिनेशन क्या है एवरेज एटॉमिक मास की, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द समेशन ऑफ मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप each multiplied by its natural abundance. Write down this thing. उस आइसोटोप का जितना मास है उसको उसके नेचुरल अबेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ये कम ऑन, किस किस को समझ में आ गया, लिख लो सब लोग, क्वेश्चन कराते हैं बेटा अभी, इसका डेफिनेशन ले लो पहले। सबको समझ में आ गया, डेफिनेशन ले लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो सबको समझ में आ गया ना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, रेडी हो सब लोग, क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, मास इनटू नेचुरल अबेंडेंस, बस इतना ही करना है। चलो बहुत बढ़िया, तो फाइनल डेफिनेशन हमारे सामने है, ये लो आपके सामने, क्विज टाइम। ये रहा पहला सवाल। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सवाल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, सब लोग चेक करो, आंसर निकालो सब लोग, यहां पर आंसर निकालो। आइसोटोप दिया, उसकी अबेंडेंस दिया, आइसोटोप कौन सा है, सिल्वर का। सिल्वर का 107 वाला 51.86 प्रेजेंट है, सिल्वर वाला 109 वाला 48.14 प्रेजेंट है। पहले आप चेक कर लेना, यहां पे टोटल 100 हो रहा है क्या, बिल्कुल 100 हो रहा है। अब इसका आंसर निकाल लो फटाफट सब लोग, निकाल के बताओ। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड और मैं काउंट भी कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मुझे चैट में आंसर चाहिए, बहुत आसान है, निकालो सब लोग अपनी कॉपी लेके। देख रहा हूं मैं अभी, त्रिलोक चंद ने आंसर दे दिया है, त्रिलोक चंद ने आंसर दे दिया है, तुषार अग्रवाल अभी आंसर दे रहा है, पर ध्यान से चेक करना, आंसर सही होना चाहिए। अदिति चौहान ने कुछ अलग ही आंसर दिया, आंसर दो बेटा, आंसर दो, आंसर दो, शाबाश। करना क्या था इसके अंदर, सब लोग आंसर निकालो, बहुत लोगों ने आंसर तो दे दिया है। और वेद मांडे ने आंसर निकाला 1,88,000। ओह माय गॉड, 1,10,000, 1,10,088। क्या कर रहे बेटा, चलो तो मैं निकाल के बताता हूं, है बड़ा ही आसान। एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। सबसे पहले तो देखो Ag का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, चेक करो। 107 वाला कितना प्रेजेंट, 51.86 प्लस 109 वाला कितना प्रेजेंट, 48.14। इस पूरे को डिवाइड करोगे कितने से, 100 से। अब कर लो, समझ में आ गया। याद रखो वो परसेंटेज में, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते थे, कैसे, देखो 107 वाला कितना प्रेजेंट, 51.86 डिवाइडेड बाई 100, तो वो कितना हो गया 0.5186। 107 इंटू दिस प्लस 109 वाला कितना प्रेजेंट 48.14। ये देखो ये 48.14% है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 48.14%। 100 में से इतना, तो आप 100 से डिवाइड करके यहां लिख दो ना, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 0.4814। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये ऑलमोस्ट अराउंड 108 ही आएगा, 108 के आसपास ही आएगा। आप कई लोग तो 100 लिख रहे हैं, बेटा 100 नहीं आ सकता, इसको ढंग से कैलकुलेट करो, 108 के आसपास ही आएगा, 108 के आसपास। इसीलिए तो आप सिल्वर का 108 लेते हो ना बेटा, ढंग से कैलकुलेट कर लो, दैट्स रियली वेरी सिंपल। पर आपको तरीका पता होना चाहिए करना कैसे है, समझ में आ गया, तरीका पता होना चाहिए। कैलकुलेशन के दो मैंने आपको बता दिए, यहां पर 107 51.86, 109 वाला 48.14। तो यहां पर आप खुद ही सोचो ना यार,
भाई ये ऑलमोस्ट 50% है, ये ऑलमोस्ट 50% है, तो इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, तो 108 के आसपास आएगा, इसीलिए हम लोग सिल्वर का 108 लेते हैं। तो कई लोगों ने एग्जैक्ट आंसर निकाला है, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा, तो बैठ के कैलकुलेट कर लो, इसलिए सिल्वर का हम लोग 108 लेते हैं। पता नहीं कई लोग क्या आंसर निकाल रहे हैं। ओवरऑल सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं 108, यहां पर क्या लिखते हैं 47, आई थिंक एटॉमिक नंबर 47 होता है, सो 47 एंड 108 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 108? क्योंकि उसका एवरेज एटॉमिक मास 108 आता है। सबको समझ में आ गया? 108 के आसपास आएगा, 108 के आसपास आएगा, वो आप निकाल लेना। पर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना कि निकालना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है 107 इंटू दिस, आगे ये भी लिखना है परसेंट, मतलब 51.86 परसेंट यानी कि 100, वो काउंट करना है आपको। 100 लेते नहीं कई बच्चे, फिर आंसर निकालते इतना बड़ा, 100 से डिवाइड भी करना था, भूल जाते हो। चलो, सो फाइनली हमारा ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास, बहुत ही बढ़िया। अब हमने जब एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे, मोल। हालांकि ये टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूं, व्हाट इज मोल, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं। तो चलो बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं, व्हाट इज मोल। आर यू एक्साइटेड? अगला टॉपिक आ गया हमारे पास, मोल। तो देखो मोल ये मैं पहले करा चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि मोल होता क्या है, वो बच्चों को पता नहीं होता। मोल होता है केमिस्ट्री के अंदर किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका। जैसे आपको मैं बोलूं कि जाओ बच्चों आप जाके केले लेके आओ बाजार से, कैसे लाओगे? कैसे लाओगे बताओ? अगर आपको मैं बोलूं बाजार से बेटा केले लेके आओ, तो कैसे मिलते थे पुराने जमाने में केले? आज भी कई जगह पे केले दर्जन के भाव में मिलते हैं। मतलब आप बोलोगे भैया 1 दर्जन केला दे दो, बोलते हो ना, बोलते हो कि नहीं? भैया 1 दर्जन केला दे दो, बोलते हो। या फिर कई जगह पे किलो के भाव में भी मिलते हैं, जैसे यहाँ बेंगलोर में 1 किलो केला 20 रुपए का आता है, ठीक है, कई जगह पे अलग अलग रेट होते हैं। ओवरऑल यहां पर या तो दर्जन के भाव में मांगोगे, आप केले को दर्जन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेब को भी दर्जन या फिर केजी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पानी कैसे रिप्रेजेंट करना है? पानी बोलो भैया 1 लीटर वाटर बॉटल दे दो, लीटर में। ऐसे ही जरा समझो, अगर आपने कोई लिक्विड लिया तो बोलते हो लीटर, अगर आपने कोई वेट वाली चीज ली तो बोलते हो दर्जन या फिर केजी, इजंट इट? ऐसे ही अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ खरीदना है, केमिस्ट्री में अगर किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम मोल में करते हैं, सिंपल। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली मोल है क्या? ही इज गिविंग यू द आंसर। इन केमिस्ट्री मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल सिर्फ और सिर्फ एक काउंटिंग यूनिट है जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज ओनली अ काउंटिंग यूनिट। तो बहुत बढ़िया, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। तो चलो, वैसे आप मोल सर्च करोगे तो एक चूहा सा निकल के आएगा। अब किसको काउंट करते हैं? काउंट करते हैं हम लोग या तो एटम को, या फिर मॉलिक्यूल को, आयन को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, किसी को भी काउंट कर सकते हो। मोल हम स्पेशली यूज करते हैं छोटे सब्सटेंस के लिए। आप एटम के लिए यूज कर सकते हो, आप मॉलिक्यूल के लिए यूज कर सकते हो, आप आयन के लिए यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए यूज कर सकते हो। सवाल यह है कि भैया 1 दर्जन में तो 12 चीजें आती हैं, हमें पता है। 1 दर्जन में 12 चीजें आती हैं, हमें पता है। 1 मोल में कितनी चीजें आती हैं वो कैसे पता होगा? तो आप में से बताओ कि भैया 1 दर्जन में अगर 12 चीजें आती है तो 1 मोल में कितनी चीजें आती हैं? बताइए सब लोग बताइए। नूपुर ने लिख दिया है, नूपुर भट्टाचार्य आंसर दिस क्वेश्चन। अमन ने भी दे दिया, संजय कुमार ने भी दे दिया, मैं यहां नाम लेता हूं कितने लोगों ने दे दिया। बालन रमन ने दे दिया, आदित्य निकम ने दे दिया, बैड बॉयज अमन ने यहां पर लिखा है ना एनए के बराबर, ओके। अदिति चौहान पूरा आंसर नहीं लिखा बेटा। नैना कौर ने लिख दिया है, और यहां पर चॉर्लेट एवा ने लिख दिया है। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं। फाइनली दिस इज कॉल्ड एन एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल इतना बड़ा होता है। कल को गलती से अगर आपने किसी ठेले वाले को बोल दिया कि भैया मुझे 1 मोल केला दे दो, मर जाएगा वो गिनता गिनता। मतलब क्या मांग लिया है? दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, रियली अ बिग नंबर। कल को गलती से अगर आपने किसी ठेले वाले को बोल दिया कि भैया 1 मोल केला दे दो, 1 मोल केले में 6.02 इंटू 10⁻23 केला, उसको काउंट करने में 20 साल लग जाएंगे, वो वहीं पे बूढ़ा होकर मर जाएगा। समझ में आता है? तो इतना बड़ा केला, आई एम सो सॉरी, इतनी संख्या में केला जो मिलेगा ना,
वो पॉसिबल नहीं है, सारी दुनिया में नहीं होंगे। सो मोल में हम लोग छोटी चीजों को काउंट कर रहे हैं, बड़ी चीजों को नहीं। समझो, आप ये नहीं बोल सकते 1 मोल वाटर बॉटल दे दो, नहीं। आप छोटी क्वांटिटीज को 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन, 1 मोल आयन, छोटी चीजों को मोल में काउंट करते हैं। सबको समझ में आ गया? क्योंकि 1 मोल के अंदर इतना नंबर होता है 6.023 into 10⁻23। दिस इज कॉल्ड एन एवोगैड्रो नंबर, सबको पता होना चाहिए। जैसे 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को, जैसे 1 दर्जन में 12 केले आते हैं बच्चों, वैसे ही 1 मोल में इतने केले आएंगे। अगर उसमें देने की क्षमता होगी तो वो देगा इतने केले। मतलब नंबर देख लो कितना बड़ा है, गिनने में खत्म ही नहीं हो रहा है। देख लो, ये इतना बड़ा नंबर है। ओ माय गॉड, इतने जीरो की अगर मेरी सैलरी होगी, किसी दिन पैसा वैसा मिल गया, मैं तो सीधे मंगल ग्रह पे घर बना लूंगा। सो सॉरी, दैट्स रियली अ बिग नंबर बाय द वे, ठीक है। सो फाइनली दैट्स रियली अ बिग नंबर, 6 into 10⁻23। कितने जीरो लग रहे हैं काउंट कर लो, इतना बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर के लिए केले मांग लिए भाई का, बेहोश हो जाएगा वो। तो फाइनली 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, तो 1 मोल में इतनी चीजें आती हैं, हमको पता होना चाहिए, मैं पहले करा चुका हूं। अब मजे की बात यह है कि मोल में आप सिर्फ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आप क्वांटिटी के अलावा वेट रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये भी मैं पहले करा चुका हूं, कैसे करते हो चलो दिखाता हूं। सो फाइनली यहां पर ध्यान से देखो, मोल को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हमें पता लग जाए कि 1 मोल में क्वांटिटी कितनी होती है, जो कि हमें पता लग चुका है, दैट इज 6.023 into 10⁻23। अगर हमें पता लग जाए कि 1 मोल में वेट कितना होता है, अगर हमें पता लग जाए कि 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, तो हमारे मोल के फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। रेडी हो ना? तो मैं अब आपको मोल की तरफ लेके चलता हूं, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। मजेदार क्वेश्चन है, सबको देखने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। सो तैयार हो कि नहीं? जवाब दो, चैट में जवाब दो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। मैं पानी पी लेता हूं। आहा, जल ही जीवन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, सो फाइनली आ जाओ सब लोग, ध्यान से देखना, सब लोग गौर से देखना। देख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमेशा याद रखो, 1 मोल में कितनी चीजें आती हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। पढ़े हो अभी? बताया व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? दैट इज 6.023 into 10⁻23। ये लो, सबको समझ में आ गया? बहुत आसान है। 1 मोल में इतनी क्वांटिटी आएगी, और अगर आपको पता लग गया 1 मोल में इतनी क्वांटिटी आएगी, तो आप मोल का फॉर्मूला बना सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। मोल इज इक्वल टू व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आप उसको एवोगैड्रो नंबर से भाग दे दो, सिंपल। व्हाटएवर बी द क्वांटिटी, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपको मोल मिल जाएगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सबको समझ में आ गया? अगर आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, जितनी भी क्वांटिटी उसको एवोगैड्रो नंबर से भाग दे दो। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। सबको क्लियर है? पहला, 1 मोल में वेट कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। 1 मोल में मास उतना ही होता है जितना उस एटम का एटॉमिक मास होगा, या फिर उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। मोलर मास की बात कर रहे हैं, क्लियर होता है? तो चलो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर 1 मोल में हमें मास पता लग गया, तो ओवरऑल मोल निकाल सकते हो। व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, दैट्स इट। ये लो, ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। ये मैं पहले करवा चुका हूं, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, याद कर लो। पहला फॉर्मूला व्हाटएवर बी द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, रिवीजन कराऊंगा। दूसरा फॉर्मूला व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, सेकंड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास देखिए किससे निकलेगा, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, लिख लो, दिस इज ओनली फॉर गैसेस एंड एट एसटीपी। ये जो फॉर्मूला निकला है थर्ड वाला, वो निकला है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये मैंने आपको, जब मैंने हाउ टू कैलकुलेट मोल वाला एक टॉपिक कराया था अभी 6, 7, 8 दिन पहले, उसमें मैंने सब करवाया था, और मैं यहां पर रिवाइज करा रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है कि किसी 1 मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। अब ये कैसे आया 22.4 लीटर? एक्सपेरिमेंट से, तो डरने का नहीं।
फाइनली यहां पर अगर आपको मोल निकालने का फॉर्मूला बनाना है, व्हाटएवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। अब ये आपके ओवरऑल हो गए 3 फॉर्मूले। जो भी आपको 1 मोल के बराबर पता था उसको डिनोमिनेटर में लिया आपने। देखो 1 मोल में 22.4 लीटर गैस आती है एसटीपी पर। 1 मोल में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास होता है। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर की क्वांटिटीज आती हैं। आपने क्या किया, आपके 1 मोल के बराबर जो भी चीज थी उसको डिनोमिनेटर में रख दिया आपने। सबको समझ में आ गया? सो ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मोल को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले करा चुका हूं। फाइनली ये लीजिए मोल्स निकालने के फॉर्मूले। सो फाइनली ये आपका वेलकम कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत कर रही है। कैसा लग रहा है ये कह रही है ये लो अरविंद सर अभी बताने वाले हैं फाइनल फॉर्मूले। सो फाइनल फॉर्मूले क्या है जरा चेक कर लो भैया। देखो भैया, मोल निकालने का फाइनल फॉर्मूला, व्हाटएवर बी द क्वांटिटी गिवन यू इन क्वेश्चन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, बिकॉज दिस एवोगैड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है, दिस इज क्वांटिटी पर मोल। ये यूनिट है, सबको समझ में आ गया? ये है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पर मोल। आपको क्वांटिटी भी किसी में दे सकते हैं, आपको लिख देता हूं क्वांटिटी की यूनिट क्वांटिटी में ले लेते हैं। मान लो आपको कह दे, एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं, ये यूनिट लिखिए क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी पर मोल। तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, मोल में आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, मान लो कि आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं कि आपको किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है। ध्यान से समझना, किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है। कितने गिवन है? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20। किसी सैंपल में कैल्शियम एटम गिवन है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20। आपसे पूछा गया बताओ कितने मोल है, बताओ कितने मोल है, निकाल लो। मोल ऑफ कैल्शियम एटम विच इज इक्वल्स टू क्वांटिटी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻20, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, डिवाइडेड बाई व्हाट इज 20। ये क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो? जो भी आपको क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको कहां लेनी है, न्यूमरेटर में। आपका रेफरेंस क्या है? आपका रेफरेंस है एवोगैड्रो नंबर। वो क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है। काट दो, ये कट गया। मोल ऑफ कैल्शियम कितने आ गए, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻20 जो क्वेश्चन में गिवन था माइनस 23 जो नीचे ऊपर ले गए। सो फाइनली कितना बचा, दैट इज 10⁻³ या फिर मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने आ गए, 1 मिली मोल्स। ये लो, मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब मिली नहीं होता, मिली का मतलब होता है 10⁻3, दैट इज अ नंबर। ठीक है, सो फाइनली बहुत बढ़िया आंसर निकाल दिया। तो इस तरह से आंसर निकालना है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया। सो फाइनली इसको आंसर इस तरह से लिखना था। कैसे खुश हो रहा है वो देखना, हाँ, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी, ये लो दे रहा हो ले लो। फाइनली समझ में आ गया? चलो सही हो गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले, इसको हटा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग सेकंड फॉर्मूला पर चलते हैं। नाउ विच इज द सेकंड फॉर्मूला? नाउ दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला बाय द वे। सेकंड फॉर्मूला क्या है? व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास। यह आपका सेकंड फॉर्मूला है। सबको समझ में आ गया? व्हाटएवर बी द मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास। सबको समझ में आ गया है ना? अब तीसरा वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। तीसरा फॉर्मूला है गैसेस के लिए। व्हाटएवर बी द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज लीटर पर मोल, वी ऑल नो। सो इसका मतलब वॉल्यूम भी किस में होना चाहिए, लीटर में। यहां पर ये वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में, क्योंकि एटॉमिक मास है। मोलिकुलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। समझो, यूनिट ध्यान रखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल में आंसर, लीटर से लीटर कैंसिल, मोल में आंसर। यह आपका तीसरा फॉर्मूला है जो कि काम करेगा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। किसके लिए काम करेगा, गैस के लिए। सबको समझ में आ गया? किसके लिए काम करेगा, गैस के लिए। कब काम करेगा, एसटीपी पर। अब हम क्या करेंगे, सवाल। क्लियर होता है? तो ये देखो, चलो फाइनली ये है फॉर्मूले। याद कर लो सब लोग, याद कर लो, ये ऐसे याद कर लो।
ठीक है, STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबको समझ में आ गया? बहुत है बढ़िया। तो इसको याद कर लो, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम करेंगे सर से सवाल। क्लियर होता है? चलो, सो फाइनली विल डू क्विज। यस ऑफ कोर्स, इट्स अ क्वेश्चन टाइम। और मैंने यहां पर क्विज रखे हैं जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलो फटाफट से क्विज टाइम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सर से सवाल। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? सैयद अब्दुल्ला ने लिखा हाउ इज द जोश? मेरा जोश तो बहुत ही हाई है। आप लोग बताओ आपका जोश कैसा है? आप लोग बताओ आपका जोश कैसा है? इतने में मैं अरविंद सुथार को इंट्रोड्यूस कराता हूं। अरविंद, 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 अरविंद। मेरा एक मैथ्स का बढ़िया, इसका नाम भी अरविंद है। आओ मैं आपको मिलवाता हूं। काफी बार आपने मिले भी होंगे। सो ही इज अरविंद सुथार। कैसा लगा इनके लेक्चर्स? मैथ्स में आप लोग देखते हो, कई बच्चे देखते हैं ना। सो बायो के अलावा जो मैथ्स के बच्चे हैं, मैथ्स का लेक्चर अरविंद सुथार का देखते हैं। ही इज रियली ब्रिलियंट, एनर्जी बहुत ही बिंदास है। और अरविंद नाम मैच हो रहा है। मैं आपसे सबसे यही कहूंगा कि जैसे नाम मैच हो रहा है ना, वैसे ही यहां पर बच्चे मैच हो जाने चाहिए। मतलब अरविंद सुथार को उतने ही लोग जाने जितनी ये मैथ्स में मेहनत कर रहा है। जान लो यार, अरविंद अरोड़ा सर बोल रहे हैं, वी आर अरविंद स्क्वायर। राइट, एवरीबॉडी एंजॉय स्टडीज, रॉक कर दो। यस, हम एक और है हमारे पास, अभिषेक। अभिषेक आ जाओ, अभिषेक आ जाओ। कम तो ये हमारे पास मैथ्स के एक हमारे पास, ओ माय गॉड, केमिस्ट्री। कम कम कम। सो हियर वी हैव अभिषेक। व्हाट्स अप गाइस? कैसे हो आप सब लोग? भाई एक बार चीयर कर दो। भले भले। ठीक है, सो फिजिक्स पढ़ रहे हो आप जेई के चैनल पे अभिषेक से, और मैथ्स किससे पढ़ रहे हो? अरविंद सुथार से। जानते हो ना इन दोनों को? सो बस रिस्पॉन्स जैसा ऑसम आ रहा है ना यहाँ पे, वहां पे भी आना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि उस चैनल को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी लेक्चर चल रहा है बाय द वे। एक और इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, है ना? आ जाओ। सो here we have one more new entry in chemistry. Chemistry ना 10th स्टैंडर्ड के लिए। What's your name? Hello everyone. Salubha. जानते हो नहीं जानते? जानते हो नहीं जानते? ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कर। हाँ। So basically I'm going to teach you chemistry and chemistry what? Everything, whatever you guys want in chemistry only, okay? So we'll meet very soon. Thank you. Great guys, so अगर आपके पास कोई भाई बहन है जो 10th और 9th में है, please recommend them अनुभव मैम, she is a very lovely teacher and meet you guys there, ठीक है? अब आ रही है हमारी सबसे जोशीली टीचर क्रांतिकारी into the session and that's it. हाय, आपका सेशन खत्म हुआ अभी? चल रहा है क्विज। Oh lovely, you she's the new joining for chemistry, है ना? Yes. Are you- Hi everybody, how are you all doing? Come. धन्यवाद। सो ये वेदांतु टीम है और हमने कल फोड़ा है बाय द वे। ठीक है, Yes. कल हमने फोड़ा है, नहीं फोड़ा? बिल्कुल फोड़ा। एडवांस का रिजल्ट आया। हमारा नीट का रिजल्ट भी बहुत औसम था। 653 मार्क्स आए थे। हमने बताया नहीं, बताया नहीं है हमने। हाँ, हमने बताया नहीं, बट अब बता रहे हैं। ठीक है, सो अभी बहुत फोड़ा फाड़ी चल रही है वेदांतु में। तो इसका मतलब क्या है? आपको शेयर करना है, आपको शेयर करना है। आपके जो जूनियर्स हैं उनको बताना है कि इस वेदांतु चैनल पे आप पढ़ सकते हो। यस, और मैंने आज बताया भी है आपके लास्ट ईयर के जितने भी रैंक्स आए, इफ यू रिमेंबर, मैंने अपने लेक्चर में अनाउंस किया था। प्लीज शेयर योर ओरिजिनल योर मार्कशीट्स विद अस so that we know कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या रैंक्स, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गाइड यू इफ यू आर इनटू द रिपीटर बैच, या आपको रैंक मिल सकती है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट कैटेगरी। वी कैन आल्सो हेल्प यू विद दैट। सुपर कूल। और आज हमारा एक सेशन भी है। ओह यस, I forgot to announce about it. अभी अनाउंस कर देते हैं। शाम को 6 बजे लाइव वी हैव अनदर एपिसोड ऑफ सवाल सैटरडे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि या YouTube पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं हम। yes, और yes. पढ़ते हैं बाय द वे, है ना? Yes. या सो फाइनली ये सेशन सुपर कूल सेशन होंगे 6 बजे, और उसके बाद कुछ मोटिवेशन सेशन भी आ रहा है अभिषेक का। कितने बजे? 4 बजे। वेदांतु जी चैनल में वेदांतु जी पुलकित सर, तो बी रेडी देयर गाइस, एंड वी गोना हैव अ लॉट ऑफ ब्लास्ट इन दैट आल्सो। सो एट 4 o'clock विद पुलकित सर, ठीक है? चलो Yes, चलो। सुपर ऑसम। Bye. अब मैं अपनी क्लास कंटिन्यू करता हूँ। Yes, थैंक यू सो करिए। मच। कर लेता हूँ। चलो, अब फाइनली क्विज टाइम आ गया। ब्रेक ले लिया हमने, ठीक है? अब हम करते हैं क्वेश्चंस, और आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलो, सो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। चलो फटाफट से आंसर बताओ। यहां पर पहला सवाल है, इट्स रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लो। उस बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आपको एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पूछा है। एनसीईआरटी के अलावा हम लोग नीट के क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भैया ये हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन 35, जिसकी नेचुरल अबंडेंस दे रखी है 75.77, और उसका मोलर मास दे रखा है 34.9689। ये उसका मोलर मास है।
फिर हमारे पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन 37। तो ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। क्लैरिफाई है? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ये दोनों क्या है? आइसोटॉप्स हैं। इसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी दे रखी है? 24.23 और इसकी मोलर मास कितनी है? 36.9659। अब आपको इसका आंसर देना है कि ओवरऑल यहां पर एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा। सो बहुत सिंपल है, काफी लोगों ने निकाल ही लिया है। और देखो ये कितना झूम रहा है, आप जैसे जैसे आंसर दोगे ये खुश होते रहेगा। आप ट्राई करके देख लो, आप जितनी ज्यादा चैट में स्क्रॉल करोगे उतना ज्यादा खुश होकर घूमेगा। आप करके देखो, ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। आप जितना ज्यादा चैट में अच्छे तरीके से आंसर लिखोगे उतना तेजी से घूमेगा। मैंने करके देखा ट्राई करके देखो दैट्स रियली ब्रिलियंट। सो ये उतना तेजी से घूम रहा है जितना ज्यादा आप तेजी से आंसर करोगे। तो ट्राई करके देखो, मजा आएगा आपको। सो दैट्स, चलो सो फाइनली आई एम गिविंग यू द आंसर। चलो सो फाइनल आंसर कितना है? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको वो वाला डेटा लेना है 34.9689। इनफैक्ट आप ये भी ले सकते हो, बड़ी बात नहीं है। 35 आप कोई भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 75.77 से। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? प्लस में क्या करोगे? 24.23 इंटू क्या करोगे? 36.9659। दैट्स इट। उसको किससे डिवाइड करोगे? 100 से। यह आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा, जो कि क्लोरीन के केस में अपन कितना लेते हैं? 35.5। और एक्चुअली यहीं से आता है। सो 35.5 ये है एक्चुअल एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, जो कि क्लोरीन के केस में हमने डेटा में भी लेते हैं। बाय द वे आपको पता होना चाहिए, अपने डेटा में भी हम लोग कैलकुलेशन में इसको यूज करते ना। बार बार हम लोग बोलते हैं क्लोरीन 35.5, जबकि इसका कोई आइसोटॉप 35.5 का है नहीं। ध्यान से देखो, क्लोरीन के आइसोटॉप कौन से हैं? क्लोरीन 35 या फिर कौन सा है? क्लोरीन 37। इसमें से कोई भी 35.5 का नहीं है। ये उसका एवरेज मास है जो आप निकालते हो, दैट इज 35.5। सबको क्लियर हो गया? तो ये जो क्वेश्चन था, देखो कितना क्यूट लग रहा है वो, उसकी पूंछ में आग लगी है इसलिए वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है तेजी से। सो फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सब बच्चों से आंसर चाहूंगा, जितना तेजी से आप इसका आंसर करोगे उतना तेजी से ये हमारा क्यूट सा जो ये प्राणी है वो घूमेगा तेज तेज। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन दीज मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ, वी हैव 3 क्वेश्चंस बाय द वे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। सो आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। कितने लोग आंसर करेंगे इसका? फटाफट से बताओ मुझे। आंसर दो, शाबाश, वेरी गुड। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। और अगर आपको ये क्यूटी पाई देखना है, ठीक है, अगर आपको क्यूटी पाई देखना है, इसको अगर आप चाहते हो बहुत तेजी से घूमे तो आपको आंसर तेजी से करने पड़ेंगे। तो फटाफट से आंसर दो। देखो कितने लोग आंसर करते हैं, बताओ। डिंग 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 पता है बहुत मन करता है एक छोटा सा ना, एक क्यूटी पाई सा एक डॉग खरीद लूं, घर पे ऐसे घूमता रहे यूं करके। एक छोटे से होता है ना, उसको किस के पास है घर पे? डॉग किसके पास है? छोटा सा प्यारा सा पपी किसके पास है घर पे? है क्या किसी के पास? हाँ, आंसर आप लोगों ने दे दिया। आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन। किस के पास घर में कुत्ता है? कुत्ता तो नहीं कहेंगे, उसको पपी कह सकते हो। छोटे छोटे से पपी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े वाले नहीं अच्छे लगते, छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे पास है। किसने कहा? मानसी ने। अच्छा, मानसी ने कहा, या फिर हाँ मानसी, आई थिंक निकल गया। काफी लोग कह रहे कि है, मेरे पास भी है। क्या बात है, शेरू नाम है। कई लोग तो नाम भी अच्छा लगता है, शेरू। और अपने अपने पपी का नाम भी बता देना भैया, चलो है ना। चलो इसका आंसर ले लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा जरा चेक कर लेते हैं। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, जरा ध्यान से इसको चेक करो। हमारे पास 3 मोल C6H5 है, 3 मोल C6H5 है। क्या है? 3 मोल C6H5 है। आप खुद ही सोचो कि 3 मोल C6H5 में कार्बन, देखो यहां पर हमारे पास, इसी को चेक करो। 3 मोल तो बाद में देखना, एक मॉलिक्यूल को ध्यान से चेक करो। एक मॉलिक्यूल ऑफ C2H5, सॉरी C6H5 नहीं है, नाउ दिस इज C2H6। मैं क्या कर रहा हूं C2H6 लिखा है, मैं उसको C6H5 बोल रहा हूं। माय गॉड, क्या हो गया मुझे? सो फाइनली C2H6। तो अगर एक मॉलिक्यूल को बात करूं, इस एक मॉलिक्यूल C2H6 के अंदर कार्बन एटम कितने हैं बताओ मुझे? कार्बन एटम कितने हैं? 2। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? चेक करो, 6। ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ओनली 1 मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है, पर हम लोग यहां पर क्या एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग 3 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस चीज को समझो। सो 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का सेंस समझो। 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन का मतलब क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर। समझ में आता है? सो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर देते रहो। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब देखो मोल देके उसने मोल ही पूछ लिए, तो एक मोल में जरा चेक करो 2 कार्बन एटम है, तो यहां पर 3 मोल में कितने होंगे? 6। समझ में आ गया? 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम होंगे। बहुत आसान है, चेक करो। अगर मैं सिर्फ 1 मोल की बात करूं, इसमें 2 मोल कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर टोटल 3 मोल है, तो कार्बन एटम कितने हुए? 6 मोल्स। नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल C2H6 में 6 हैं, तो यहां पर 3 मोल में कितने होंगे? 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12। बहुत आसान है। तो पहले वाले का आंसर, अच्छा 3 है ना, 6 3 18, दैट इज 18। ये लो 18 6 3 18 होता है, 6 दूनी 12 हो गया। सो 6 3 18 होता है, तो 6 3 18। सो इसका आंसर कितना होगा? जरा चेक करो, जरा चेक करो। 2 इंटू 3 तो 6, और इसका कितना होगा? 6 इंटू 3 तो 18। अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा वो ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, थ्राइस ऑफ Na। इसका आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन था, काफी लोगों ने इसका आंसर दे दिया है। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन क्वेश्चन इज रियली वेरी सिंपल, ध्यान से इसको चेक करिएगा। यहां से पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करो कि 1 मोल C2H6 में कितने मोल्स कार्बन होंगे? ऑब्वियसली 2। 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन एटम है। क्यों है? चेक कर लो। एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो 1 मोल में भी कितने होंगे? 2। अब यहां पर 1 मोल C2H6 में 2 मोल कार्बन एटम है, तो 3 मोल C2H6 में कितने होंगे? 3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6 मोल्स कार्बन एटम। खत्म, पहला सवाल खत्म। दूसरे सवाल में आ जाओ। 1 मोल C2H6 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम है? दैट इज रियली वेरी सिंपल, 6। सो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? सो अब यहां से क्या पूछा? 1 मोल में इतने, तो 3 मोल में कितने होंगे? दैट इज 3 इंटू 6, दैट इज 18 मोल्स। खत्म, ये भी खत्म। तीसरा सवाल आपसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अरे भैया 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो के बराबर। तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? ऑब्वियसली 3 इंटू Na। खत्म। क्लियर हो गया सब लोगों को? इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो ये आंसर निकल गया। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर लेना। और हमारा ये पूरा हो गया, और फाइनली ये नाच रहा है। दैट्स रियली वेरी सिंपल। वायरल व्लॉग कुछ सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब देता हूं। अगला सवाल इतने में बाकी सब बच्चे करो। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे चाहिए फटाफट से। देखो जो आंसर देगा ये बच्चा, है ना, जितना ज्यादा आंसर दोगे उतना ज्यादा तेजी से घूमेगा। चलो बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म होने वाला है। तो मैं आपसे सवाल कि कोई सवाल पूछ रहा था तो सवाल पूछ लो। थैंक यू फॉर योर एफर्ट, थैंक यू सो मच कपिल। मैं चैट पढ़ लेता हूं, इतने में आप लोग आंसर निकालो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? बताओ बताओ, सवाल पूछो। तुषार कोई सवाल है क्या बेटा? सोनम, ऋषभ, क्वेश्चन पढ़ लो, ऊपर लिखा है। तेजा, क्यूट है बहुत बढ़िया। बिश्ती, थैंक यू सो मच। ऋषभ शर्मा ने आंसर दिया है। ओके सर, 3 क्यों लिखा था? कहां पे बेटा? अच्छा, पिछले वाले सवाल में 3 क्यों लिखा था? चलो मैं आंसर दे देता हूं। यहां पे सवाल पूछा किसी ने 3 क्यों लिखा था? किधर? इधर वाले में बेटा, ये लिखा है ना, यहां ध्यान से देखो। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो इसको। इसीलिए 3 लिखा। 3 मोल्स ऑफ C2H6 प्रेजेंट है। तो 3 मोल्स, अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो, कैसे निकालते हो? मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। हाउ मच मोल्स? 3। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ये लो, क्योंकि हम जानते हैं हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q/Na।
तो यहां पर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन ए। सिंपल है, आपको पता लग गया 3 कैसे लिखा, बहुत बढ़िया। सो चलो ये तरीका था। अब इसका आंसर दे दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछा, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज 1:4। आपसे बोला कि मास का रेशियो 1:4 है, उनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, ये सवाल पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मास का रेशियो 1:4 है, मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो उनके मोल्स का रेशियो होगा। आ गया समझ में, मैं समझाता हूं। आंसर चेक करते हैं। मास का रेशियो देखो जरा, दी मास ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन टू दी वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको कितना दिया हुआ है, 1:4। आपको मास का रेशियो दिया कि भैया आपने किसी सैंपल में ऑक्सीजन का मास अगर 1 लिया है तो नाइट्रोजन का मास आपने कितना लिया है, 4। समझ में आ गया। द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर मतलब अगर गैसेज हैं तो ऑक्सीजन नहीं लिखोगे, O2 लिखोगे, नाइट्रोजन नहीं लिखोगे, N2 लिखोगे, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया गैस। अगर गैस मेंशन कर दिया तो हमको पता है ऑक्सीजन O2 की वे में होती है और नाइट्रोजन N2 की वे में होती है। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन टू द वेट ऑफ नाइट्रोजन 1:4 दिया है। अगर आपने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया तो 4 पक्का ही किसका होगा, नाइट्रोजन का। वेट के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो 4 ग्राम नाइट्रोजन होगा। आपसे पूछा कि मोल का रेशियो बताओ, तो अगर आप मास से मोल निकालते हो, कैसे निकालते हो, मोल्स इज इक्वल टू व्हाटएवर बी द मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है। तो यहां से इसको अगर आप मोल्स का रेशियो निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है। देखो जरा ध्यान से, मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है आपको। मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही होगा जो मोल्स का रेशियो होगा, सिंपल। सो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मोल्स। खुद ही दिमाग लगाओ, ये बहुत आसान है। रेशियो ऑफ मोल्स, आप खुद से अब दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हुआ, समझ में आता है। बहुत आसान है, क्योंकि मोल्स भी तो क्वांटिटी है, तो जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो आएगा। इसको प्रूव भी कर सकते हो। सो फाइनली आपको मोल्स का रेशियो निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालोगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। वैसे मैं सोल्व नहीं करता, इसका आंसर तो मैं तुरंत ही दे देता, लेकिन फिर भी कई बच्चों को नहीं आता, उस केस में सिखा रहा हूं। तो आप देखो आपके सामने, यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1। यहां से रेशियो ले सकते हो, ये दिया 1 तो ये दिया 4। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 4 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 28। खत्म। सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है, दैट इज 7/32। निकाल लो, कट गया ना आपस में 7 से, 7 ऊपर चला गया तो 7/32। आंसर क्या आ गया इसका, बी। बी मने बॉय, आंसर आएगा बी। क्लियर होता है। सो फाइनली इस तरह से इसका आंसर निकालना था। काफी लोगों ने निकाल लिया होगा। इसके आंसर किस किस का सही है बताओ मुझे, कि बी आंसर दिया है। कौन कौन है यहाँ पे चैंपियन, जो यहाँ पर चैंपियन है उसको ये बच्चा कंग्रेचुलेशन कह रहा है। ये छोटा सा पपी कंग्रेचुलेशन बोल रहा है, बोले कंग्रेचुलेशन, है ना। सो यहां पर ध्यान से देख लो, फाइनली ये आपका आंसर है और मैंने आपको आंसर बता दिया। और एक क्वेश्चन, काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, सिंपल 4 नंबर के क्वेश्चन है। बी मने बिपाशा बासु वुड बी दी आंसर, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने बोला बिपाशा बासु आंसर है, बाहुबली, बिपाशा बासु, जो भी आप बोलना चाहो। फाइनली आपका आंसर आ गया है। और ये देखिए प्यारा सा पपी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी खुशी में शामिल। अगर आपने बी आंसर दिया तो बोल रहा है ये, और अगर बी आंसर नहीं दिया है तो बोल रहा है कि पीछे देख लो मेरे आग लग रही है है ना। चलो, सो फाइनली 7/32 वुड बी द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो फाइनली हमने वो क्वेश्चन कर लिया। सो गाइस, अब इसके बाद ये आंसर है आपका 7/32। ये कितना खुश हो रहा, देखो कहां गया, ये रहा फाइनली। देखो ऐसा क्यूट सा पपी मिल जाएगा, मजा आ जाएगा, नहीं सारा दिन ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा। सो फाइनली ये आंसर हो गया। हमने क्वेश्चन भी कर लिए, टीम से भी मिल लिया। आज शाम को 6 बजे वानी मैम और मैं लाइव आ रहे हैं और हम आपको मोटिवेट करेंगे। और सवाल सैटरडे में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्टली लाइव सेशन में पूछ सकते हो। शाम को 6 बजे, याद रखिएगा 6 बजे। मैं अगर यहाँ लिखूंगा तो रुक जाएगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ रुके। सो शाम को 6 बजे जरूर मिलिएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आप चाहते हो कि कोचिंग फ्री इंडिया बने, #कोचिंग फ्री इंडिया,
अगर आप चाहते हो कि कोचिंग फ्री इंडिया बने तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वेदांतु मेडिजी मेडिकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप लाइव कैसे आओगे बच्चों, क्योंकि हम तो लाइव पढ़ाते हैं। समझ में आता है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि हम लोग 12th ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और अगर 12th का एक चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू भी हो चुका है जिसका नाम है आई थिंक सॉल्यूशंस। कल भी एक लेक्चर था शाम को 8 बजे, आज भी एक लेक्चर है शाम को 8 बजे। बेटा मेहनत जितनी ज्यादा आप करोगे आपको आसानी उतनी ज्यादा होगी। रिपीटर बैच भी चालू हो चुका है, वो शाम को 8 बजे है। ठीक है, आप पढ़ते जाओ, बस हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते जाओ। लाइव आऊंगा दोपहर में, प्रीमियर वीडियो होगा शाम में, और इस साल तो हम आपको पूरा सिलेबस करवा देंगे। अभी 11 चल रहा है, 12th पैरेलली मैंने चालू कर दिया है। ठीक है, सो इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन गाइस एंजॉय करो, लाइफ है, जी के जाओ और अपने एम्स को पूरा करके जाओ। अपने फादर मदर, अपने रिलेटिव्स उनको प्राउड फील करवाओ यार, ऐसा प्राउड फील कराओ कि उनको मजा आ जाए, बोले कि यार ये देखो ऑल इंडिया रैंक 1, ये देखो ऑल इंडिया रैंक 2 ऐसा आया है, और वो प्राउडली बोलें गुप्ता जी शर्मा जी हमारे भी बच्चे आते हैं। समझ में आता है, हमारे भी बच्चे आते हैं, हमारे भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। पैसा नहीं है तो क्या हो गया, मेडिजी है ना। समझ में आता है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया, अरविंद सर है ना, वानी मैम है ना, गौरव सर है ना, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। बाय द वे जो मैम आई थी वो 9th और 10th में केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। ठीक है, सो चलो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। गौरव सर 3 बजे लाइव आ जाएंगे, उनको देखना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर योर इमेंस रिस्पॉन्स। सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। छोटे से 3-4 काम हम आपसे मांगते हैं, इससे ज्यादा हम आपसे कुछ नहीं चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में 6 बजे लाइव। सवाल सैटरडे का सेशन है, उसको देखना मत भूलिएगा। बाय, लव यू।